अगर हम एक बहुत ही भीषण गर्मी के दिन के बारे में सोचें ना, तो एक बड़ा ही आम सा दृश्य दिमाग में आता है। हाँ बिल्कुल। पसीने और उमस वाला दृश्य। वही तो, तपती हुई सड़क है और एक ठेले वाला चला रहा है। ठेले पर ना बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियां रखी हैं और वो बर्फ पिघल रही है, पानी टपक कर कीचड़ बना रहा है। और उस ठंडी चिकनी बर्फ से हल्की हल्की भाप भी उठ रही होती है। हाँ, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का ना एक बहुत ही साधारण और शायद थोड़ा मैला सा दृश्य है। लेकिन अब इसी छवि को अगर हम पलट दें, एकदम उल्टा कर दें। बिल्कुल, और दुनिया के सबसे ऊंचे, सबसे विशाल पर्वतों के बारे में सोचें, हिमालय के बारे में, जहां दूर दूर तक सिर्फ सफेद, पवित्र और एकदम शाश्वत बर्फ बिछी है। दोनों में कितना बड़ा विरोधाभास है ना। ये विरोधाभास ही दरअसल इस पूरी सोच की बुनियाद है। हाँ। मतलब एक तरफ सड़क की धूल और पसीने के बीच पिसती वो ठेले की बर्फ है, जो हमारे साधारण और उबाऊ भौतिक जीवन का प्रतीक है, सही का। और दूसरी तरफ हिमालय का वो विराट और राजसी रूप है जो अनंत है, जो हमें हमारी छोटी छोटी परेशानियों से ऊपर उठने का संदेश देता है। और इन दोनों बिल्कुल अलग दुनियाओं का आपस में टकराना ही आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मुख्य विषय है। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं, वे हैं हिंदी साहित्य के दिग्गज डॉक्टर धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध निबंध ठेले पर हिमालय के कुछ अंश और उनकी कौसानी यात्रा के संस्मरण। जी, और ये सिर्फ एक पहाड़ी यात्रा का भौगोलिक वर्णन नहीं है। एकदम नहीं। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। असल में ये इस बारे में है कि कैसे एक लेखक रोजमर्रा की एक बेहद साधारण, बल्कि कहूं तो भद्दी सी चीज के भीतर भी जीवन के सबसे गहरे दर्शन को खोज लेता है। और यही बात इस साहित्य को बहुत अनूठा बनाती है। जो स्रोत सामग्री हमारे पास है, वो दिखाती है कि इसमें यात्रा की थकान है, दोस्तों के बीच का व्यंग्य है, और फिर एकदम से एक दार्शनिक गहराई आ जाती है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी गहराई जो सोचने का नजरिया ही बदल देती है। लेकिन अगर मैं यहाँ थोड़ा असहमति जताऊं, मतलब जब मैंने नोट्स को पहली बार पढ़ा तो मुझे इसका शीर्षक ठेले पर हिमालय बहुत ही अजीब लगा, बल्कि थोड़ा अटपटा सा। अटपटा कैसे? मतलब हिमालय जैसी पवित्र और विराट चीज को ठेले जैसी साधारण और गंदी जगह पर क्यों लाया जाए? क्या ये उस महान पर्वत की गरिमा को कम करने जैसा नहीं है? ये सवाल बहुत लाजमी है और यही वो जगह है जहां भारती जी की मनोवैज्ञानिक कुशाग्रता नजर आती है। स्रोत बताते हैं कि ये शीर्षक कोई महीनों बढ़कर सोचा गया नाम नहीं था। अच्छा, तो ये कैसे तय हुआ? ये एक बहुत ही सहज और बेतुके पल की उपज था। लेखक अपने एक मित्र के साथ, जो अल्मोड़ा के रहने वाले एक उपन्यासकार थे, सड़क किनारे एक पान की दुकान पर खड़े थे। पान की दुकान पर? जी। तभी वहां वो बर्फ वाला ठेला लेकर आया। बर्फ से भांप उठ रही थी। मित्र को शायद अपने पहाड़ी घर की याद आ गई और वे एक नॉस्टैल्जिया में उस ठेले की बर्फ को देखकर खोए खोए से बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। अरे वाह! तो ये बस एक क्षणिक टिप्पणी थी, एक पहाड़ी व्यक्ति की अपने घर की याद। बिल्कुल, लेकिन एक आम इंसान के लिए वो सिर्फ ठेले की बर्फ थी, जबकि एक लेखक के दिमाग में उस एक वाक्य ने पूरी कौसानी यात्रा की स्मृतियों को ट्रिगर कर दिया। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, जी बताइए। तो उस समय डॉक्टर भारती का जो साहित्यिक मिजाज था, वो इस शीर्षक से बहुत मेल खाता है। वे उन उबाऊ, भारी भरकम और उपदेशात्मक निबंधों के सख्त खिलाफ थे, जो असल जिंदगी से एकदम कटे हुए होते हैं। एकदम सही। ठेले की बर्फ ने सीधे हिमालय की उन सफेद चोटियों की स्मृति को जगाया। ये कोई गरिमा को कम करना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि असल सुंदरता को ठेले जैसी जगह पर भी महसूस किया जा सकता है, बशर्ते देखने वाले की नजर में वो गहराई हो। बिल्कुल। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। लेकिन स्रोत में ना एक और बात का जिक्र है जिसने मुझे बहुत हंसाया। मुझे लगा कि ये शीर्षक आज के जमाने के किसी क्लिकबेट टाइटल जैसा है। क्लिकबेट? ये तुलना काफी मजेदार है ना? मतलब जैसे इंटरनेट पे होता है कि ये 5 चीजें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ठेले पर हिमालय सुनते ही इंसान वैसे ही चौंक जाता है। लेखक ने शायद इसका इस्तेमाल उस दौर के नई कविता के कवियों पर एक तीखा व्यंग्य करने के लिए भी किया है। जी हाँ, ये उस दौर के साहित्यिक परिदृश्य पर एक सीधा प्रहार था। लेखक मजाक में कहते हैं कि ए नए कवियों, जो सिर्फ बौद्धिक अहंकार में ऊंचे शिखरों पर बैठे हो और ऐसी कविताएं लिख रहे हो जो आम इंसान के सिर के ऊपर से निकल जाती हैं, नीचे उतरो। हाँ, इस बर्फ को डांटो, इस ठेले पर लदो और पान की दुकानों पर बिको। यह व्यंग्य बताता है कि डॉक्टर भारती साहित्य को आम जीवन से जोड़ना चाहते थे।
उनका मानना था कि अगर आपका साहित्य पान की दुकान पर खड़े आम आदमी के दर्द से नहीं जुड़ सकता तो उस कोरे बौद्धिक विमर्श का कोई फायदा नहीं। बहुत ही गहरी बात है। लेकिन उस जमीन से लेकर हिमालय तक पहुंचने की जो असल यात्रा थी ना, स्रोतों के अनुसार वो बिल्कुल भी आसान या काव्यात्मक नहीं थी। बिल्कुल नहीं, वो बहुत थका देने वाली थी। एक महान विचार कैसे जन्म लेता है, इसे समझने के लिए हमें उस बस यात्रा के नैरेटिव पर ध्यान देना होगा। नैनीताल से रानीखेत और वहां से कोसी तक का सफर। मैंने पढ़ा कि रास्ता इतना भयानक था कि जैसे किसी ने कोई सजा दी हो। हाँ, वो एक ऐसी यात्रा थी जो इंसान की सारी दार्शनिक सोच को निचोड़ ले। ढालों को काटकर बनाया गया एकदम टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। लेखक ने उसे एक कंकरीली पीठ वाले अजगर की उपमा दी है। बाप रे! और बाहर का दृश्य भी कोई बहुत खूबसूरत नहीं था। ना कोई हरियाली, ना कोई सुंदर वादियां, सिर्फ सूखे भूरे और एकदम उदास से पहाड़। और उस पर सोने पे सुहागा ये कि बस का ड्राइवर इतना नौसिखिया और लापरवाह था। हाँ, हर मोड़ पर यात्रियों की जान हलक में आ रही थी। मतलब ऐसा सफर तो किसी की भी मानसिक शांति को भंग कर सकता है। यात्रा की ये शारीरिक थकान और असुविधा ना जानबूझकर कथा में रखी गई है। ये कंट्रास्ट पैदा करती है। लेकिन इस कष्टदायी सफर में लेखक के सहयात्री बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी, स्रोत में दो बहुत ही अजीब-ओ-गरीब किरदारों का जिक्र है। मैं चाहूंगी कि आप शुक्ल जी और उस चित्रकार सेन के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि मुझे शुरुआत में समझ नहीं आया कि इतने गंभीर निबंध में इन किरदारों को इतना स्पेस क्यों दिया गया है। ये एक बहुत ही बारीक साहित्यिक युक्ति है। पहले आते हैं शुक्ल जी। ये वो व्यक्ति है जिसके चेहरे पर कभी थकान नहीं आती, जो हर स्थिति में अति उत्साही रहता है। हाँ, लेखक खुद कहते हैं कि ऐसे साथी पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलते हैं। शुक्ल जी उस अदम्य मानवीय ऊर्जा के प्रतीक हैं जो हार नहीं मानती। और दूसरे हैं चित्रकार सेन, वो जिनकी दाढ़ी फ्रांसीसी लेखक एमिल जोला जैसी थी। बिल्कुल वही, दुबले पतले सांवले ढीला ढाला पतलून पहने और कंधे पर एक जैकेट लटकाए हुए, एक टिपिकल कलाकार का लोग। हाँ, उनका स्वभाव बहुत मीठा था, लेकिन वे अपनी ही धुन में रहने वाले इंसान थे। इन किरदारों को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि जब इंसान प्रकृति की चरम सुंदरता या चरम क्रूरता का सामना करता है तो हर व्यक्ति का रिएक्शन अलग होता है। शुक्ल जी का व्यावहारिक उत्साह और सेन का वो कलात्मक पागलपन, और ये दोनों ही लेखक की अपनी शांत और दार्शनिक प्रवृत्ति के लिए एक बैकग्राउंड तैयार करते हैं। ये समझ में आता है क्योंकि कौसी से कौसानी का रास्ता तय करते वक्त जो मानसिक स्थिति थी वो उत्साह वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी। 18 मील का सफर तय हो चुका था और मंजिल सिर्फ 6 मील दूर थी। लेकिन लेखक के मन में एक अजीब सी चिढ़ भर गई थी। हाँ, एक बहुत गहरी निराशा। और ये निराशा उस उम्मीद के बोझ के कारण थी ना। जब भी किसी जगह की बहुत ज्यादा तारीफ कर दी जाए, जैसे महात्मा गांधी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, बिल्कुल, या दोस्तों ने उसे कश्मीर से भी सुंदर बताया था, तो मन में एक अवास्तविक छवि बन जाती है। और जब बस कौसानी के अड्डे पर रुकी तो वहां कोई स्विट्जरलैंड नहीं था, सिर्फ एक धूल भरा उजड़ा हुआ सा साधारण गांव था। बर्फ का तो नामो निशान तक नहीं था। स्रोतों में साफ लिखा है कि लेखक को उस वक्त लगा कि वे ठगे गए हैं। ये एक बहुत ही तीखी भावना है। इतनी दूर धक्के खाने के बाद जब मंजिल पर सिर्फ धूल मिले तो झुंझलाहट स्वाभाविक है। उस समय उनके मन में ये विचार क्यों नहीं आया कि शायद सुंदरता कहीं छिपी हो सकती है? क्योंकि मानवीय मन ना पहले दृश्य पर ही धारणा बना लेता है। थकान और चिढ़ ने उनके सोचने की क्षमता को कुंद कर दिया था। वे अनमने ढंग से बस से उतरे। यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो बहुत ऊंचे सपने लेकर निकलता है और यथार्थ की पहली ठोकर उसे निराश कर देती है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि इसके बाद जो होता है वो पूरा परिदृश्य ही पलट देता है। एकदम किसी फिल्म के सीन बदलने जैसा। हाँ, लेखक बस से नीचे उतरते हैं, सामने देखते हैं और एकदम पत्थर की मूर्ति की तरह जड़ हो जाते हैं। क्योंकि जिस चीज को वे एक साधारण गांव समझ रहे थे वो दरअसल 50 मील चौड़ी कत्यूर घाटी का मुहाना था। 50 मील चौड़ी, और वो घाटी किसी सपने से कम नहीं थी। मैं स्रोत के उस वर्णन से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गई। हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, गेरू की चट्टानों को काटकर बनाए गए लाल लाल रास्ते, और नदियों का जो वर्णन है उन उलझी हुई बेलों की लड़ियों जैसी नदियां। लेखक को लगा कि उन नदियों को कलाई में लपेट लें या आंखों से लगा लें। ऐसा लगा कि जूते उतारकर ही उस धरती पर चलना चाहिए। क्या ये वही व्यक्ति है जो 2 मिनट पहले झुंझला रहा था? यही प्रकृति का जादू है। वो इंसान की सारी कृत्रिम परतों को एक झटके में धो देती है। लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था। जी, वो घाटी एक नीले कोहरे में डूबी थी और दूर बादल छाए थे। लेखक की नजरें उन बादलों पर टिक जाती हैं।
और फिर अचानक बादलों की एक खिड़की खुलती है। मुझे ये हिस्सा सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगा। वहां एक छोटा सा शिखर दिखाई देता है, बर्फ का शिखर। लेकिन नोट्स में बार बार जोर दिया गया है कि वो आम बर्फ की तरह सिर्फ सफेद नहीं था। न वो सिर्फ रुपहला था, न हल्का नीला। वो तीनों का एक अजीब सा जादुई मिश्रण था। ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ सूरज की रोशनी का खेल था या लेखक की आंखों का धोखा? ये दोनों का मिश्रण है। भौतिक रूप से ये सूरज की रोशनी और कोहरे के अपवर्तन का परिणाम था, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से हाँ, मनोविज्ञान के नजरिए से क्या था? ये उस पूर्णता का प्रतीक था जिसे लेखक खोज रहे थे। वो कोई मृत ठंडी बर्फ नहीं थी, वो जीवंत थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाल स्वभावमाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा हो। और उसे देखते ही लेखक की खुशी से चीख निकल जाती है, बर्फ, वो देखो। और उस एक चीख ने सब कुछ बदल दिया। खानसामे ने बाद में बताया कि उनसे पहले 14 टूरिस्ट हफ्ते भर इंतजार करके बिना बर्फ देखे लौट गए थे। और ये लोग जैसे ही पहुंचे, हिमालय ने अपना घूंघट हटा दिया। यह क्षण इतना तीव्र था कि चित्रकार सेन की तो हालत ही देखने लायक थी। वे बच्चों की तरह चहकने लगे, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की कोई कविता गाने लगे और अचानक शीर्षासन करने लगे। सिर के बल खड़े हो गए। मतलब कोई इतनी खुशी में सिर के बल क्यों खड़ा हो जाएगा? ये व्यवहार ना ऊपर से अजीब लगता है, लेकिन मनोविज्ञान इसे रिग्रेशन इन सर्विस ऑफ द ईगो कहता है। जब इंसान किसी ऐसी परम सुंदरता का सामना करता है जो उसके तार्किक दिमाग से बहुत बड़ी होती है, तो सामाजिक नियम टूट जाते हैं। अरे वाह! सैन का कहना था कि सब जीनियस लोग दुनिया को सिर के बल खड़े होकर देखते हैं। ये दुनिया को एक नए और शायद अधिक सच्चे नजरिए से देखने की जिद थी। लेकिन ये उन्माद, ये बच्चों जैसी खुशी हमेशा नहीं टिकती। जैसे जैसे शाम ढलती है, ये शोर एक गहरी पारदर्शी शांति में बदलने लगता है। बिल्कुल, और यहीं से निबंध अपनी असली दार्शनिक ऊंचाई पर पहुंचता है। शाम का वो वर्णन, सूरज की किरणें जब ग्लेशियरों पर पड़ती हैं तो वो सफेद बर्फ पहले पिघले हुए केसर की तरह पीली होती है और फिर लाल कमल के फूलों जैसी हो जाती है। ये सच में कल्पनातीत है। फिर रात होती है, चांद निकलता है। लेखक डाक बंगले के बाहर आराम कुर्सी पर बैठते हैं और सामने उन चमकती हुई चोटियों को देखते हैं। और यहाँ मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है। स्रोत में लिखा है कि वहां बैठकर लेखक खुद को एकदम कल्पनाहीन महसूस करते हैं। जी, इमेजिनेशनलेस। एक इतना बड़ा साहित्यकार जिसके पास शब्दों का असीमित भंडार है, वो अचानक शब्दों से खाली कैसे हो गया? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि प्रकृति की विशालता मानव मन के साथ क्या करती है। जब आप किसी ऐसी चीज के सामने होते हैं जो शाश्वत है, तो इंसान का अपना अहंकार बहुत बौना लगने लगता है। शब्दों की जरूरत तब होती है जब कुछ अधूरा हो, बिल्कुल, जिसे समझाना हो। जब सब कुछ पूर्ण है तो शब्द खत्म हो जाते हैं। लेखक महसूस करते हैं कि उन बर्फीली चोटियों से आती एक ठंडी हवा सीधे उनके माथे को छू रही है, और उस स्पर्श से उनके भीतर के सारे त्रिताप नष्ट हो रहे हैं। मैंने इस त्रिताप शब्द को स्रोत में कई बार अंडरलाइन किया। क्या इसे थोड़ा आसान भाषा में खोला जा सकता है? जी बिल्कुल। भारतीय दर्शन में जीवन के सारे दुखों को 3 ताप या कष्टों में बांटा गया है। पहला है दैहिक, यानी शरीर की बीमारियां और शारीरिक पीड़ा। दूसरा है दैविक, जैसे प्राकृतिक आपदाएं या वो दुख जो हमारे वश में नहीं है। और तीसरा जो सबसे बड़ा है, यानी भौतिक। भौतिक मतलब हमारी सांसारिक उलझने, रिश्ते नाते, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब। अपना सब कुछ छोड़कर हिमालय की तरफ भागते थे। ये वो चिरंतन हिम है जो एक आध्यात्मिक चिकित्सा की तरह काम करता है। वो ठंडी हवा माथे पर पड़ते ही ऐसा लगता है जैसे इन तीनों तापों की जलन शांत हो गई हो। जी। और अब जाकर ना इतनी गहराई में उतरने के बाद हमें वो बिंदु मिलता है जहां ठेले के बर्फ और हिमालय की बर्फ के बीच का असली अंतर स्पष्ट होता है। और ये कोई साधारण तुलना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ठेले की बर्फ दरअसल हमारी उन भौतिक जरूरतों और सांसारिक उलझनों का प्रतीक है जो कुछ पल के लिए ठंडी लगती हैं लेकिन जल्दी ही पिघलकर कीचड़ में बदल जाती हैं। और इसके विपरीत हिमालय की बर्फ जीवन के उच्च मानवीय आदर्शों, शुद्धता और शाश्वत चेतना का प्रतीक है। बहुत सटीक विश्लेषण है आपका। और नोट्स में ना एक जगह हिमालय को एक बड़े भाई की संज्ञा दी गई है। वो बहुत ही शक्तिशाली रूपक था। ऐसा महसूस होता है जैसे हिमालय एक ऐसा बड़ा भाई है जो खुद बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया है और अपने छोटे भाई यानी आम मनुष्य को नीचे खड़ा देखकर पुकार रहा है। हाँ, जो रोजमर्रा की चिंताओं में कुंठित है। वो एक स्नेह भरी चुनौती दे रहा है। वो चुनौती है कि हिम्मत है, ऊंचे उठोगे। ये प्रकृति का इंसान से सीधा संवाद है।
हिमालय कह रहा है कि इन छोटे मोटे झगड़ों और ठेले की पिघलती बर्फ जैसी इच्छाओं के पार भी एक दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो स्थिर है, शांत है और अडिग है। क्या तुम अपने भीतर के उस शोर को शांत करके यहाँ तक पहुँचने का साहस जुटा सकते हो? और इस चुनौती के सामने इंसान अक्सर खुद को बहुत कमजोर पाता है। श्रोत में इसी संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास की एक पंक्ति का जिक्र है, कबहू नहूं यही रहनी रहूंगो। इस पंक्ति का अर्थ क्या है? तुलसीदास जी पूछ रहे हैं कि क्या मैं कभी सांसारिक मोहमाया से मुक्त होकर उस उच्च और शांत जीवन को हमेशा के लिए अपना सकूंगा। लेखक भी जब उन चोटियों को देखते हैं तो उनके मन में भी यही पीड़ा उभरती है। क्या वे वापस उसी शहर की भीड़-भाड़, उसी ठेले की बर्फ जैसी जिंदगी में लौट जाएंगे, या इस हिमालय की ऊंचाइयों को हमेशा के लिए अपने मन में बसा लेंगे? ये सिर्फ एक भौगोलिक यात्रा नहीं रह जाती है ना, ये मन की एक उलझी हुई अवस्था से चेतना के सबसे उच्च शिखर तक पहुंचने का संघर्ष बन जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो निबंध का अंत है। लेखक वापस शहर लौट आते हैं, फिर से वही तपती सड़कें, वही चौराहे और वही बर्फ से लदा ठेला। लेकिन अब उस ठेले को देखकर उनके मन में सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, बल्कि एक गहरी पीड़ा है। वे ठेले पर हिमालय कहकर मुस्कुराते तो हैं, लेकिन वो मुस्कान दरअसल उस दर्द को छुपाने का पर्दा है जो उन शिखरों से दूर होने पर उन्हें साल रहा है। ये हम सब की कहानी है। हम सब जीवन में कभी ना कभी शांति की तलाश में निकलते हैं, उस असीम शांति को महसूस भी करते हैं, लेकिन फिर से अपनी जरूरतों के ठेलों के आसपास बंध जाते हैं। डॉक्टर भारती का ये निबंध एक चेतावनी भी है और एक सांत्वना भी। भले ही हम ठेले के पास खड़े हों, हमारी चेतना हमेशा हिमालय की उस शुद्धता की ओर उन्मुख होनी चाहिए। और यही अच्छे साहित्य की असली जीत है। वो पाठक को उसी दुनिया में वापस छोड़ता है, लेकिन उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका होता है। बिल्कुल। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हुए विचार करने के लिए एक अंतिम सवाल छोड़ना बहुत जरूरी लगता है। जी बताइए। हम सब इस अतिव्यस्त और शोरगुल से भरे आधुनिक जीवन में लगातार भाग रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या हिमालय वास्तव में केवल नक्शे पर खींची गई कोई जगह है जहां हमें सिर्फ छुट्टियां मनाने जाना होता है? या फिर क्या ये मन की वो शांत, अडिग और पवित्र अवस्था है जिसे हमें इस पागलपन से खुद को बचाने के लिए अपने ही भीतर खोजना होगा? क्या हम अपने रोजमर्रा के ठोलों और इस ट्रैफिक के ठीक बीचों बीच अपना खुद का एक हिमालय खड़ा कर सकते हैं? इसी गहरे सवाल के साथ हमारी आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहिए और अपने भीतर के उस शाश्वत शिखर को खोजते रहिए।